नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम उच्चारण स्थानानी टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उच्चारण स्थानानी यानी हमारे प्रत्येक वर्णमाला के मुख्य से जिस स्थान से उच्चारित होते हैं वो उच्चारण स्थान उस वर्ण का कहलाता है। अब आप यहाँ पर ये डायग्राम देख ही पा रहे हैं। जिस प्रकार से इसमें सभी बताया गया है कि मूर्धा, नासिका, दंत, तालु, ओष्ठ, कंठ, ये सभी हमारे मुख में कहाँ हैं। तो इससे जानने के लिए आप ये डायग्राम अवश्य देख लें। कहीं बच्चों को ये डाउट रहता है कि मूर्धा और कंठ और तालु ये क्या है। अब नासिका तो सभी को पता है, नाक हमारा। ओष्ठ का मतलब यहाँ पर होठ है। दंत सभी जानते हैं। और तालु जिसे तालव्य कहते हैं, तालु जो ये, अब जब आप ये वर्णमाला के वर्ण जब बोल के देखेंगे तब हम इन्हें भी पहचान लेंगे कि हमारे मुख में तालु और ये मूर्धा कहाँ है। ये जो देखिए दांत के पीछे का आगे वाला हिस्सा जो मूर्धा होता है और उसके पीछे तालु होता है, जिसे आप इस डायग्राम के माध्यम से आसानी से जान लेंगे। अब हम इन सूत्रों की व्याख्या की ओर चलते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर हमारे पास प्रतीक सूत्र लिखा हुआ है। मैं इसे पढ़ती हूँ। अकुह विसर्जन्यानां कंठः, इचुयसानां तालुः, ऋतुरसानां मूर्धा, ऋतुर्लसानां दन्तः, उपत्मान्यानाम् ओष्ठौ, यमगणानां नासिका, एदैतो कंठतालुः, ओद्योतो कंठ ओष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलक वर्ण। अब हम इन प्रत्येक सूत्र को जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इनके प्रत्येक की हम व्याख्या करते हैं और इन सूत्रों से ही आप इन उच्चारण स्थानों को याद करने में आसानी रहेगी। तो चलिए अब हम प्रत्येक सूत्र की व्याख्या करते हैं। अकुह विसर्जन्यानां कंठः, अर्थात हमारा क का पूरा क वर्ग, क, ख, ग, ग, अंग्य और अकार के साथ हमारा अ और उसी का परसवर्ण आ दोनों ही आ जाते हैं। आ भी इसमें आ जाता है, अ और आ। और साथ ही हकार, अर्थात हमारा ये हकार का हमारा ह और विसर्ग जिसे भी हम ह पढ़ते हैं, तो इसका भी उच्चारण स्थान कंठ है। अर्थात अ और आ और क वर्ग, क, ख, ग, ग, अंग्य और ह और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? हमारा कंठ। जैसे कि कंठ, अब आप ये सभी बोल के देख सकते, क, ख, अ, ये सभी हमारे कंठ से उच्चारित हो रहे हैं। ये प्रत्येक बार अभ्यास करने से हमें एहसास हो जाता है कि हमारा कंठ जो है कहाँ है और कंठ से उच्चारित होने वाले ये वर्णमाला के वर्ण जो कि अ, क वर्ग और ह, इन तीनों का उच्चारण स्थान कंठ है। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार का भी प्रश्न आ जाता है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो अब हम इसे भूल जाते हैं, इसीलिए इसको इसी सूत्र के साथ याद करेंगे हम, तो कभी नहीं भूलेंगे कि अ, क और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। तो चलिए अब हम ईचु यसानां तालुः की तरफ चलते हैं। ईचु यसानां तालुः, यहाँ देखो ई और इसी का परसवर्ण दीर्घ ई भी और च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, ये पांचों ही च, छ, ज, झ, ञ और ई, दीर्घ ई और हमारा ये य और सलजम वाला श,
इनका उच्चारण स्थान तालु है। अब आप ये बोल के देख सकते हैं उच्चारित कहाँ होते हैं, हमारी जीवा मुख में इनको बोलते समय कहाँ स्पर्श करती हैं। हमारी मुख की वायु इन्हें उच्चारित करते समय कहाँ से टकराते हुए बाहर आती है, तो वही तालु है, वही इसका उच्चारण स्थान है इन वर्णों का। तो आप भी अभ्यास करके एक बार पता लगा सकते हैं कि यह कहाँ से उच्चारित हो रहे हैं और तालु किसे कहते हैं। ई, च, छ, ज, झ, न्य और य और सलजम वाला स, इनका उच्चारण स्थान स है, तालु है। याद रहे विद्यार्थियों कि तीनों श का उच्चारण स्थान अलग अलग है। स, स और स तीनों का उच्चारण स्थान यहाँ अलग अलग बताया गया है। तो यहाँ पर हमने एक सलजम वाले स का उच्चारण स्थान तालु है ये जान लिया है। अब हम नेक्स्ट सूत्र की तरफ चलते हैं। ऋटुर रसाणाम मूर्धा। यहाँ पर री और ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण और रेफ अर्थात यहाँ पर र, हमारा ये रेफ अर्थात र। और अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था तीनों स का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। अब हमारे पास यहाँ पर षटकोण वाला स है। पहले हमने सलजम वाले स का उच्चारण स्थान ज्ञात किया, उसका उच्चारण स्थान तालु है। इसी प्रकार यहाँ पर षटकोण वाले स का स्थान मूर्धा है। जो तालु के जस्ट आगे और दांत के हमारे थोड़ा सा अंदर वाला भाग मूर्धा कहलाता है और मूर्धा के पीछे वाला भाग तालु कहलाता है। तो यहाँ पर री और ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण और र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब नेक्स्ट ऋतु लसानाम दंत। अब हमारा ली, त वर्ग और ल, ये ली और ल दोनों यहाँ पर अलग अलग है। हमारी संस्कृत माला में ये ली भी है। तो ली, त वर्ग त, थ, द, ध, न, त और स। अब तीनों स को आप भी अलग अलग उच्चारित कर देख सकते हैं। श, स और स तीनों ही पृथक पृथक उच्चारित होते हैं। अब इस स का उच्चारण स्थान हमारा दंत होता है। इस स का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो ली, त वर्ग त, थ, द, ध, न और ल और स, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। उपदमान्यानाम ओष्ठो। यहाँ पर उकार प वर्ग प, फ, ब, भ और म। उ में जैसा कि हम प्रत्येक का सवर्ण देख रहे हैं, यहाँ पर भी उसी प्रकार उ और उसका दीर्घ उ, दोनों उ और प, फ, ब, भ और म, इन्हें ही उपदमान्य कहा है। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। उ, प वर्ग प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान यहाँ पर क्या है? ओष्ठ। ओष्ठ का अर्थ सभी जानते हैं हमारे होठ। अब यहाँ पर नेक्स्ट य, म, ङ, ण, नानाम नासिका जा। अब ये हमारे प्रत्येक वर्गों के अंतिम वर्ण हो गए। इन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। अब इनके उच्चारण स्थान
हर वर्ग के साथ भी होते हैं, जैसे कि हमने वर्ग के अंतिम अक्षर पढ़े थे अभी। अब यहाँ देखिए हमारे पास ए दैतो कंठ तालु यानी ए और ऐ, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। कंठ और तालु इन दोनों से मिलकर ही ये ए और ऐ उच्चारित होते हैं। तो इन ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु कहलाता है। ओ द्योतो कंठ ओष्ठम। अब नेक्स्ट हमारा ओ द्योतो कंठ ओष्ठम। ओ और औ इनका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है, यानी कंठ और होठ दोनों मिलकर ओ और औ को उच्चारित होते हैं। ये दोनों जब मिलते हैं कंठ और ओष्ठ यानी हमारे होठ, तब ओ और औ उच्चारित होते हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। तो विद्यार्थियों, आप ये सभी साथ ही साथ उच्चारित करते हुए अभ्यास करते हुए ज्ञात कीजिएगा और इसका अभ्यास कीजिएगा कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित हो रहा है और किसे हम मूर्धा कह रहे हैं, किसे हम तालु कह रहे हैं। तो ये जब आप उच्चारित करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आभास होता रहेगा। अब हम यहाँ पर हमारा अंतिम जो वकार है वह हमारा वर्णमाला का शेष रह गया है। अब हमारी वर्णमाला का ये व जो शेष रह गया है, ये अब तक कहीं नहीं आया। तो इस व का उच्चारण स्थान देखिए सबसे अलग दंत और ओष्ठ से मिलकर उच्चारित होता है, हमारे दांत और होठ। तो व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। अब यहाँ जीवामूलस्य जीवामूलम, उनका उच्चारण स्थान जीभ है। और अनुस्वारस्य नासिका, यही मैंने आपको बताया अभी कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। हमारे वर्गों के जो अंतिम अक्षर वही हमारे अनुस्वार हैं। य म ग ण न्य और म, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी है, जो नासिका के द्वारा उच्चारित होते हैं। और इनका उच्चारण अनुस्वारों का उच्चारण स्थान उनके वर्गों के अंतिम वर्ण के स्थान पर भी उच्चारित होता है। अब क ख इति कखाभयाम प्राग अर्ध विसर्ग सदसो जीवामूल्यम। अब इसकी देखिए, हमने अभी यहाँ पर जीवामूल्यम की सूत्र पढ़ी थी। अब इसकी व्याख्या करते हैं हम। क और ख से पूर्व जब अर्ध विसर्ग यानी विसर्ग भी देखिए दो बिंदु होते हैं, ये ऐसे हमारे। अब अर्ध विसर्ग यहाँ का सदृश जीवामूल्य कहलाते हैं, यानी ये अर्ध जब विसर्ग भी आधे हो जाते तो ये इस प्रकार, ये आधा ऊपर का, ये देखिए ये दो विसर्ग हो गए। अब इधर इसका भी आधा कट गया और इसका भी आधा कट गया, तो ये इस प्रकार हो जाता है। तो ये हमारे क ख से पूर्व, क और ख से पूर्व अर्ध विसर्ग जीवामूल्य कहलाते हैं। प फ इति पफाभयाम प्राग अर्ध विसर्ग प फ इति पफाभयाम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश उपदमान्य, अर्थात प और फ इनके पहले जब अगर अर्ध विसर्ग पड़ा रहता है प और फ, तो वह उपदमान्य की संज्ञा हो जाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने ये सारणी है और इस सारणी में हमारे सूत्र भी हैं और हमारे यहाँ पर इस सूत्रों की व्याख्या भी दी गई है। तो एक साथ यहाँ पर जो भी हमने अभी व्याख्या की है, एक साथ यहाँ पर इस डायग्राम में सारणी में आ गया है। तो आप इस सारणी को अच्छे से कहीं पर हमारे नोटबुक में नोट कर लीजिए और इससे आप एक साथ व्याख्या के साथ इसे याद करने में सरल तरीका आपका हो जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों।